क्या पढ़े थे तुम लोग? अंधेरा भी है, लाइट वहाँ पर लाइट लगा ही नहीं है। हाँ, लाइट भी नहीं आ रहा है। चलो जाने दो, सब चीज़ें शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शायद ऊष्माधारिता, यही पढ़ रहे हैं ना, स्पेसिफिक हीट, ऊष्माधारिता यही पढ़ रहे हैं हम लोग। इस पे विशिष्ट ऊष्मा भी पढ़ चुके थे, हीट कैपेसिटी वाला विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता दोनों पढ़ चुके हैं ना। अब हेडिंग बनाएंगे कैलोरीमेट्री, ऊष्मामिति। आज का हेडिंग है कैलोरीमेट्री, ऊष्मामिति। ठीक, ऊष्मामिति कैलोरीमेट्री। अब ये क्या होता है देखेंगे। ऊष्मामिति क्या होती है, आज 10 तारीख है ना, तो कैलोरीमेट्री का पूछे कोई, क्या है कैलोरीमेट्री, ऊष्मामिति क्या है। तो ऊष्मामिति क्या है, ये लोग पढ़े थर्मोमेट्री, तापमिति पढ़े हैं ना। तापमिति क्या पढ़े बताओ, हम लोग पढ़े थर्मोमेट्री, तापमिति। देखो कॉपी देखिए, बताओ तापमिति क्या होती है। अगर मुझे आज जहाँ तक याद आ रहा है, तापमिति होता है, तापमिति विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम तापमान का मापन करते हैं। ठीक, यही ना, तापमान का मापन जिस विज्ञान की शाखा में की जाती है उसको कहते हैं तापमिति। ऐसे ऊष्मामिति वहीं जोड़ दो, ऊष्मामिति कैलोरीमेट्री। तो ऊष्मामिति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा के मापन का अध्ययन करते हैं या ऊष्मा का मापन करते हैं। तो लिखो इसी बात को, लिखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, प्रसिद्ध विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के मापन का अध्ययन, ऊष्मा के मापन का अध्ययन करते हैं, उसे ऊष्मामिति कहते हैं। लाइट नहीं, आज थोड़ा सा अंधेरापन तो लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ही बढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं शाम तक लाइट आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के मापन का अध्ययन करते हैं, ऊष्मामिति कहते हैं। ठीक, उसको कहते हैं कैलोरीमेट्री। इंग्लिश में कहा जाए, कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट इसमें होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का मापन, मेजरमेंट ऑफ हीट कह सकते हो। इसके अंदर मतलब कैलोरीमेट्री के अंतर्गत ये कैसे प्रकार का साइंस है, साइंस जिसमें हम ऊष्मा का मापन कैसे किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। अगर बनाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, ऊष्मामिति का सिद्धांत। ऊष्मामिति का सिद्धांत
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ऊष्मामिति का सिद्धांत। अब ये क्या होता है यहाँ समझेंगे, ये एक सिद्धांत है, मतलब एक रूल है, सिद्धांत का समझे एक नियम है जिसको याद करना है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये एक नियम है, कह सकते हो, जिसको हमें याद करना है। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है मान लो दो बॉडी है जिसमें एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे, दूसरा बॉडी क्या है, लो टेम्परेचर पर है। एक पिंड मान लो, दो पिंड है, एक उच्च ताप पे, दूसरा क्या है, निम्न ताप पर। मान लो दो पिंड है, ठीक, मान लिया ऐसे दो पिंड है और ये हाई टेम्परेचर पर है, ये उच्च ताप पर है, ये हाई टेम्परेचर पर है, ये उच्च ताप पर है, और ये निम्न ताप पर, ये लो टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर पर, निम्न ताप पर है, निम्न ताप पर है, ठीक। अगर ऐसा एक पिंड उच्च ताप पर है, दूसरा पिंड क्या है, निम्न ताप पर है, तो अगर इनको संपर्क में मान लाया जाए, मान लो इनको कांटेक्ट में लाया जाए, मान लो इनको हम संपर्क में ला रहे हैं, एक उच्च ताप वाला, दूसरा क्या है, निम्न ताप वाला है, तो उच्च ताप और निम्न ताप के दो पिंड को अगर संपर्क में लाओगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, हीट का क्या होगा, ट्रांसफर। कहाँ से होगा, हाँ, उच्च वाले से निम्न वाले की ओर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, यही नियम है। हमेशा ऊष्मा जो होती है, हाँ ये नियम है पूरा जान लो, ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। हीट का जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। ऐसे मान लो दो बॉडी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों को कांटेक्ट में लाए, दोनों को कांटेक्ट में लाया जाए, दोनों को अगर संपर्क में लाया जाए तो हाई टेम्परेचर उच्च ताप वाले से निम्न ताप वाले की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ठीक, ये नियम है। अब तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मतलब कहते हो ऊष्मा का जो ऊष्मामिति का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर तो वो ये कहता है कि अगर ये माना जाए कि ऊष्मा की वातावरण में कोई हानि नहीं हो रही है, हम ये मान रहे हैं कि जब ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ से यहाँ हो रहा है तो इन्वायरमेंट में, वातावरण में हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इससे दी गई ऊष्मा और इससे ली गई ऊष्मा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। मतलब दी गई ऊष्मा बराबर क्या हो गई, ली गई ऊष्मा। यही है सिद्धांत बस। हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस, मतलब जितना हीट गेन होगा वो बराबर होगा उतना जितना हीट लॉस हुआ है। मतलब दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यही है सिद्धांत, सिंपल सा। लेकिन इस सिद्धांत के पीछे एक कंडीशन लग गया है। मतलब ऊष्मामिति का सिद्धांत क्या कहता है, एक लाइन में कहते हैं ऊष्मामिति का सिद्धांत ये कहता है कि भाई दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, लेकिन उसमें एक शर्त है। उस शर्त क्या है कि हम ये मान रहे हैं कि ऊष्मा की कोई हानि नहीं हो रही। जब यहाँ से यहाँ ऊष्मा जा रही है, जब हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले से, मान लो गैस चूल्हा पे तुमने दूध रख दिया गर्म होने के लिए, गैस चूल्हा पे मान लो दूध रख दिया गर्म होने के लिए, तो गैस चूल्हे से जो हीट निकल रही है तो तुम ये मान रहे हो सारा का सारा वो दूध में ही जा रहा है, ये मानते, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में तो जरूर कुछ ना कुछ कैसे तो जो हीट होगा, अगर गैस चूल्हा जलाओगे तो वास्तव में वो जो कुछ ना कुछ तो एयर में चला जाएगा, आसपास का चीज़ गर्म हो जाता है, वहाँ हीट चला जाता है। लेकिन हम यही मान रहे हैं कि अगर हीट दे रहा है, ये हीट ले रहा है, तो जितना हीट ये दे रहा है उतना हीट ये ले रहा है, ये बराबर होगा। लेकिन ये मानते हुए कि कोई हीट और कहीं पर नहीं जा रहा है, वातावरण में ऊष्मा की हानि नहीं हो रही है, तब क्या कहलाएगा कि हीट जो गेन होगा वो बराबर होगा हीट लॉस के। मतलब दी गई ऊष्मा बराबर होगा ली गई ऊष्मा, या ऊष्मा में हानि बराबर होगा ऊष्मा में लाभ की। तो लिखो इसी बात को, लिखो लिखो क्या हुआ, जब उच्च तथा निम्न ताप के दो पिंड संपर्क में आते हैं फिर सुधार है, जब उच्च तथा निम्न ताप के दो पिंड संपर्क में आते हैं हो गया, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। पूर्ण विराम, फिर नए लाइन लिखेंगे।
ऊष्मामिति के सिद्धांत के अनुसार, ऊष्मामिति के सिद्धांत के अनुसार फिर से दोहरा रहे, ऊष्मामिति के सिद्धांत के अनुसार उच्च ताप द्वारा दी गई ऊष्मा, उच्च ताप द्वारा दी गई ऊष्मा कामा निम्न ताप द्वारा प्राप्त ऊष्मा, कामा निम्न ताप द्वारा प्राप्त ऊष्मा फिर से दोहरा रहे, उच्च ताप द्वारा दी गई ऊष्मा कामा निम्न ताप द्वारा प्राप्त ऊष्मा दोनों समान होते हैं, दोनों, फिर कामा लगा देंगे दोनों के पहले, दोनों समान होते हैं जब, उसमें आगे बढ़, जब हम ऊष्मा की हानि, जब हम ऊष्मा की हानि को नगण्य, जब हम ऊष्मा की हानि को नगण्य मानते हैं, मतलब एक लाइन में लिखा जाए नीचे, अगर याद यही रखना एक लाइन वाला कि भाई दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बस इसमें एक शर्त ऐड करना है कि हम ये माने हैं कि इन्वायरमेंट में, वातावरण में कोई ऊष्मा की हानि नहीं हुई है, तो नीचे ले देंगे दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मतलब कहते हो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आगे सवालों में काम आएगा, ठीक है। सवालों की मतलब दो बॉडी हेड टच कराया जा रहा है, तो यही मानते हुए कि हीट का लॉस नहीं हो रहा है, मतलब कहीं सारा हीट वहीं से बस वहीं जा रहा है, वातावरण में कोई हीट नहीं जा रही, परिवेश में, सराउंडिंग में चारों ओर कोई हीट नहीं जा रही है, बस सारी हीट कैसे, तो हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले में ही जा रही है, ठीक। अब अगला बनाएंगे चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट कह सकते हो, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। सवाल करेंगे इस टॉपिक पे, ध्यान, इस टॉपिक पे सवाल करेंगे, लेकिन पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद। अब देखो अवस्था में अगर तुम लोग पढ़े होगे, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक। अब कोई चीज़ मान लो सॉलिड है, कोई चीज़ सॉलिड है, वो लिक्विड बन रही है, लिक्विड, इसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कि गलन हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्टिंग, इसको कहते हैं गलन प्रक्रिया है, ठीक है, ये गलन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और अगर लेकिन उल्टा है, कोई चीज़ लिक्विड है और सॉलिड बन रही है, तो फ्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रीजिंग, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे फ्रीजिंग को, हीमन की प्रक्रिया, हाँ ठीक है, हीमन की प्रक्रिया हो रही है। अच्छा कोई चीज़ लिक्विड है, ये सब पहले से ही तुम लोगों को पता होगा इतना, लेकिन फिर बता रहे, कोई चीज़ लिक्विड है, अगर वो गैस बन रहा है, गैस, तो कहेंगे वाष्पीकरण हो रहा है, क्या रहा उसका, वाष्पीकरण, उसका वेपराइजेशन हो रहा है, वही ना, वो उसका वाष्पीकरण हो रहा है। लेकिन कोई चीज़ गैस है, वो लिक्विड बन रही है, लिक्विड बन रही है, तो कहेंगे उसका संघनन हो रहा है, क्या हो रहा है, संघनन, उसको कहेंगे कंडेंसेशन, क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अच्छा कोई चीज़ सीधा सॉलिड से गैस बन जा रहा है, हाँ, तो कहेंगे सब्लिमेशन हो रहा है, ऊर्ध्वपातन हो रहा है, क्या रहा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कपूर में देखने में, कैम्फर में देखने में, आयोडीन में देखने को मिलता है, और एक एग्जाम्पल तुम लोग खोज के लाना, हाँ नेफ्थलीन में भी होता है, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब फिर से दोहरा रहे सिंपल चीज़ें। अगर कोई चीज़ सॉलिड से, अगर कोई चीज़ सॉलिड से, मतलब ठोस है और द्रव बन रही है, द्रव, ठोस से द्रव बन रही है,
इस प्रक्रिया को कहते हैं कि मेल्टिंग हो रहा है, गलन हो रहा है। और जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, उस ताप को कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु कह देते हैं। ठीक, जैसे अगर कहा जाए बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, क्या है? बर्फ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ है, मान लो फ्रिज में बर्फ है, अभी टेम्परेचर मान लो -5 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ़ है। अभी अगर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है तो बर्फ़ नहीं पिघलेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, -5 से -4 हो रहा है। ठीक है, -4 से -3 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -1 होगा, फिर 0 हो गया। तापमान क्या हो गया? 0। जैसे बर्फ़ का तापमान 0 होगा, बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, पिघलते जाएगी, एक टाइम आएगा पूरा पिघल जाएगी। ठीक, तो जो बर्फ़ का पिघलना वो कहलाएगा मेल्टिंग हो रहा है, गलन हो रहा है। क्या हो रहा है? गलन। ठीक, अब उल्टा इसका, अगर कोई चीज़ द्रव है, मतलब लिक्विड है, अगर कोई चीज़ द्रव है, लिक्विड है, अगर कोई चीज़, अगर कोई चीज़ द्रव, अगर ठोस बन रही है, मतलब सॉलिड बन रही है, ठोस बन रही है अगर, तो इस प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रीजिंग, हिमन हो रहा है। क्या हो रहा है? हिमन। ये गलन कहलाएगा, ये गलन हो रहा है, गलन, और ये हिमन। ठीक, ये मेल्टिंग हो रहा है, ये फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीजिंग, ये कहलाएगा ये फ्रीजिंग हो रहा है, हम कहेंगे फ्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रीजिंग। ठीक, और ऐसा जिस तापमान पे होता है, ऐसा जिस तापमान पे, क्या, ये जो लिक्विड है, मान लो पानी है, पानी जिस तापमान पे बर्फ बन जाता है, उसको कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हिमनांक बिंदु, यही कहलाएगा ना, कहलाएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और ये दोनों सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। किसी ठोस का गलन बिंदु, मतलब गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, या किसी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमनांक बिंदु, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो लिखो पहले इतनी बात को। हाँ, चलिए लिखो, ऐसे लिख दिया, अवस्था में परिवर्तन। चलिए लिखो समान, जैसा कि हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। हो गया? बदमाशी नहीं करो। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तीनों का नाम ले लो, ठोस, द्रव और गैस, डैश करके तीनों का नाम। अब ऐसे हेडिंग बना लो, ऐसे हेडिंग बना लो, ऐसे ठोस, द्रव, दोनों हेडिंग बना लो, ठोस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड, ऐसे हेडिंग बना लो, सॉलिड, लिक्विड, ऐसे हेडिंग बना लो। हाँ, तो लिख दो जल्दी। किसी ठोस के, ये सब चीज़ें पता है इसलिए जल्दी पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज़ ये सब नहीं है, ये सब 8, 9, 10 में ही पढ़ना शुरू कर देते हो। किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। पूर्ण विराम। नई लाइन लिखेंगे, जिस ताप व दाब पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, सुधार है, जिस ताप व दाब पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं, हाँ, अब नई लाइन से लिखेंगे, जिस प्रक्रिया में द्रव
जिस प्रक्रिया में द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। हो गया? द्रव में परिवर्तित, सॉरी, जिस प्रक्रिया में द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उसे हिमन कहते हैं। हिमन मतलब फ्रीजिंग, हिमन कहते हैं। हम फिर नई लाइन से पूर्व विराम की ओर, नई लाइन से। जिस ताप व दाब पर, जिस ताप व दाब पर जिस ताप व दाब पर, हो गया, द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उसे हिमनांक बिंदु कहते हैं। उसे हिमनांक बिंदु कहते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, सामान्यतः हिमनांक और गलनांक बिंदु समान होते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, सामान्यतः हिमनांक और गलनांक, सामान्यतः हिमनांक और गलनांक बिंदु समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक, तो दो चीज होता है, एक चीज होता है फ्रीजिंग, होता है मेल्टिंग। एक चीज होता है मेल्टिंग, एक चीज होता है मेल्टिंग, ठीक है। एक चीज होता है फ्रीजिंग, एक चीज होता है फ्रीजिंग। एक चीज होता है जमना, आम भाषा में इसको जमना भी कहते हो, जमना, आम भाषा में जमना, इसको पिघलना भी कहते हो, पिघलना, पिघलना। आम भाषा में मेल्टिंग मतलब पिघलना। एक चीज होता है पिघलना, एक चीज होता है जमना। पिघलना मतलब द्रव बनना, जमना मतलब ठोस बनना, ठीक है। अब अगला आइटम बना लेंगे ऐसे, लिक्विड गैस। अगला आइटम लिक्विड गैस मतलब द्रव गैस, द्रव गैस, लिक्विड गैस। अगला आइटम बनाएंगे लिक्विड गैस, द्रव गैस। बन गया? इसमें लिखेंगे, जिस प्रक्रिया में द्रव गैस में परिवर्तित होता है, जिस प्रक्रिया में द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वेपराइजेशन, 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 वाष्पीकरण। फिर जिस प्रक्रिया में द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अच्छा, वाष्पीकरण के अलावा एक भी और कह सकते हो, इसको क्वथन भी कहते हैं, क्वथन, उबलना, क्वथन भी कह सकते हो ना, कि अगर पानी गर्म कर रहे हो और उबलना शुरू हो जाए, उबल के भाप बनना शुरू हो जाए, तो उसको क्वथन भी कहते हैं ना, क्वथन, क्वथन, क्वथन। तो जहाँ वाष्पीकरण लिखे उसके नीचे अगर जगह क्वेश्चन में से क्वथन मिल रहा हो, बॉइलिंग, इसको बॉइलिंग भी कहते हैं, बॉइलिंग मतलब वेपराइजेशन कहो या बॉइलिंग कहो, बॉइलिंग भी कहा जाता है, बॉइलिंग। वाष्पीकरण का क्या मतलब होता है? वाष्पीकरण मतलब कि द्रव से भाप बनना, ये ना, वाष्प गैस बनना। अब क्वथन का मतलब ये होता है, उबलने का मतलब भी क्या होता है, गैस, अगर मान लो दूध उबल रहा है तो जब उबल रहा है तो उसमें से भाप निकलती है कि नहीं निकलती है, तो वो भी वही चीज़ है, ठीक। जब दूध उबलना शुरू होता है तभी उसमें भाप निकलता है, मतलब गैस में तो बदलता है, इसलिए धीरे दूध कम भी होते जाता है। तो जो क्या बताएं कि लिक्विड से गैस बनना, लिक्विड से क्या बनना, गैस बनना, क्या बनना, गैस। तो इस चीज़ को तुम इंग्लिश में अगर कहा जाए दो नाम, वेपराइजेशन भी कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा नाम है बॉइलिंग करना, कि बॉइलिंग करना। हिंदी में भी इसको वाष्पीकरण भी कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा कहिए क्वथन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये क्वथन हो रहा है। और जैसा जिस ताप व दाब पर ये होता है, जिस ताप व दाब पर होता है उसको कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो लिखो इसी बात को।
तो जहाँ वाष्पीकरण लिखे हो परिभाषा में वहाँ ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिख देना। फिर नीचे लिखो जिस ताप और दाब पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप और दाब पर गैस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। द्रव गैस में, हाँ, द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो ये द्रव से गैस बना, द्रव से गैस, पानी से भाप, हमारी जगह पानी से भाप बनना। तो पानी से भाप बनना मतलब बॉयल हो रहा है, उबल रहा है। उबलने को शुद्ध भाषा में कहते हैं कि क्वथन हो रहा है। क्या हो रहा है उसका? क्वथन हो रहा है। ठीक है, और जिस ताप पर ये होता है या जिस दाब पर, उसको क्वथनांक भी कहते हैं। क्वथनांक केवल ताप नहीं, दाब दोनों केवल ताप नहीं, दाब पर भी निर्भर करता है। पानी का उबलना केवल तापमान पे भी नहीं निर्भर करता है, दाब पे भी निर्भर करता है। दाब जितना ज़्यादा कर दोगे उतना जल्दी उबल जाएगा, इसलिए गैस में पानी जल्दी उबल जाता है। गैस में पानी जल्दी उबल जाता है कि गैस में प्रेशर ज़्यादा जाता है। इसलिए गैस में पानी, अगर खुला भगोना में पानी रखे हो, उतना पानी है, 2 लीटर पानी है, मान लो खुला भगोना रखे हो, गैस में कुकर में रख दियो, गैस चिल्ला रहे, कुकर, ठीक है, कुकर में, अब ध्यान दो, 80 भगोना पानी रखे हो, कुकर में पानी रखे हो, ठीक, दोनों पानी 2 लीटर है, दोनों समान मान लो आंच पे रखा हुआ है, तो जो कुकर वाला पानी होगा जल्दी उबल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जल्दी उबल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनेगा कि जब थोड़ा सा उबलेगा तो भाप बनेगा। ये जब गर्म होगा तो यहाँ का जो बीच में जो हवा है, जब गर्म होगी तो बीच की जो इसके अंदर की जो हवा होगी वो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ का जो पानी रहेगा, इसमें जो पानी रहेगा वो जल्दी उबल जाएगा, जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा इसकी तुलना में, भगोने वाले की तुलना में। इसलिए पहाड़ पे अगर जाओ, पहाड़ पे जाओ तो प्रेशर और कम हो जाता है। पहाड़ पे जाओ तो प्रेशर और कम हो जाता है। जब प्रेशर और कम हो जाता है तो वहाँ पर अगर एक आदमी मान लो यहाँ खाना बना रहा है, दाल बना रहा है, दाल यहाँ यूपी में, मान लो यूपी में एक आदमी अगर यूपी में दाल बना रहा है मान लो, ठीक है, और एक आदमी मान लो हिमालय पर्वत पे दाल बना रहा है, ठीक है, सेम दाल है, सेम अमाउंट में है, सेम गैस, सब चीज़ है, तो ऊंचाई पर प्रेशर कम होगा तो उसकी दाल जब प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसकी दाल जल्दी नहीं गलेगी, और जो नीचे वाले आदमी रहेगी उसकी दाल क्या हो जाएगी? जल्दी गल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा मिलेगा उसको। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो ये जमना हुआ या उबलना हुआ या पिघलना हुआ, ये केवल ताप नहीं, दाब पे निर्भर भी करता है। अगला, गैस से अगर लिक्विड बन रहा है, अगर गैस से लिक्विड बन रहा है, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। जैसे आज ही देखो बारिश हुआ है, तो आज ही बारिश हुआ तो उसमें क्या हुआ? संघनन ही हुआ है। जो बादल थे, बादल की बूंदें इकट्ठा हुई, मतलब बादल इकट्ठे हुए हैं तो पानी की बूंद बनी है, और जब पानी की बूंद बन गई है तो फिर उन ग्रेविटी के कारण नीचे गिर गए हैं। ठीक है, तो आज ही संघनन हुआ। ठीक है, आज ही संघनन हुआ इसलिए बारिश हुई है। ठीक है, हाँ, अब आधी क्यों आई है उसका दूसरा कारण है। ठीक है, आधी क्यों आई है उसका दूसरा कारण, लेकिन बारिश का कारण है कि भाई संघनन हुआ है बादलों का, और जब बादलों का संघनन हुआ इसलिए बारिश हुई है। तो लिखो इसी चीज़ को, क्या हुआ? पत्थर कहाँ पड़ते हैं? हाँ, वो समझाएंगे, और मतलब उसमें हाँ, लिखो हाँ, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तभी पत्थर पड़ते हैं, जब तापमान कम हो जाता है। होता क्या है? बादल है, बादल संघनन होगा, पानी की बूंद बनेगा, नीचे गिरेगा, और नीचे मान लो टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, नीचे टेम्परेचर क्या है? बहुत कम है। तो जब नीचे गिरते जाएगा और तापमान कम होता जाएगा, एक टाइम आएगा जम जाएगा वो। ठीक है, ठीक, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करना, यहाँ ध्यान दो। लिखो, जिस प्रक्रिया में ऊपर पहले पानी ही बनता है, फिर जब नीचे गिरने लगता है धीरे धीरे, तब वो जम जाता है, बीच रास्ते में कह सकते हो। ठीक है, हम बड़ा वाले को और डिटेल में समझाएंगे जब बड़ा दिन आएगा। चलो, जिस प्रक्रिया में गैस द्रव में परिवर्तित होता है
जिस प्रक्रिया में गैस द्रव में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। ठीक। अब जैसे मान लो भाप है, भाप, ठीक, तो भाप है, पानी जब गर्म करते हैं, मान लो गर्म करते गए उबलेगा, उबल से वो भाप बन जाएगा। लेकिन जब भाप ठंडा होता है, ठंडा होता जाता है तो फिर वापस क्या बन जाता है, जल बन जाता है ना, पानी बन जाता है कि नहीं। तो जिस बिंदु पर ऐसा हो तो उसको क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उस ताप को क्या कहेंगे। ठीक है, फिर से दोहरा रहे, जिस चीज़ पर कोई चीज़ पिघलती है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब गलनांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर कोई चीज़ जम जाती है उसको फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, हिमनांक बिंदु कहते हैं। जिस चीज़ पर कोई चीज़ उबलने लगती है उसको बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक कहते हैं। ऐसे कि जिस ताप पर कोई गैस द्रव बन जाता है उसको क्या कहते हैं, संघनन बिंदु। ऐसा कुछ सुने नहीं हम, हाँ, ठीक है। तो उसको कोई नया नाम नहीं दिया गया, वास्तव में वो वही बिंदु होगा जो बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा। जैसे ध्यान दो, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान दो, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ है तो बर्फ क्या बन जाता है, पिघल के पानी बन जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, उसी ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी है या मतलब जल है, वो जम के बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। मतलब ये पिघलने वाला काम हो रहा है। बर्फ से जल, ये पिघल रहा है, और जल से बर्फ, तो ये जम रहा है। तो पिघलना और जमना दोनों एक ही टेम्परेचर पर होता है, अगर प्रेशर ना बदले तो, अगर दाब ना बदले तो। पिघलना और जमना दोनों एक ही ताप पर होता है। ऐसे ही उबलना, मतलब पानी का उबल के भाप बनना या भाप का ठंडा होके पानी बनना, दोनों एक ही ताप पर होता है। और पानी के लिए वो 100 है, पानी के लिए क्या है 100, अलग अलग द्रव के लिए होगा। पेट्रोल के लिए कुछ और होगा, ठीक है, सरसों का तेल है उसके लिए कुछ और होगा, ठीक है, डीजल है उसके लिए कुछ और होगा, शहद है उसके लिए कुछ और होगा, दूध के लिए कुछ और होगा। सबके क्वथन का बिंदु मतलब सबके उबलने का तापमान क्या है, अलग अलग है। तो कोई चीज़ मान लो उबल रही है, मान लो कोई चीज़ 220 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो कोई चीज़ 220 डिग्री सेल्सियस पे उबल कर भाप बन रही है, मतलब वेपर बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है, कैसे और बढ़िया कहेंगे, गैस बन जा रहा है। तो उसी ताप पर जब वो ठंडा होगा, जब ठंडा होता जाएगा तो उसी ताप पर वो फिर वापस क्या बनेगा, द्रव बनेगा। समझ में आ रहा है, द्रव कह रहे वैभव, ध्यान नहीं लगाया यहाँ पर, कहीं ध्यान और है तो कैसे काम चलेगा। एग्जाम्पल जल के लिए लेते हैं, जैसे भगोना मान लो पानी रखा हुआ है, अभी मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस पर है, गर्म करोगे 40 होगा, 40 हो जाएगा, फिर 50 होगा, और गर्म करोगे 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा। अब जैसे 100 हो जाएगा, 100, ध्यान दो, अभी भी गैस चालू है, गैस चालू किए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। गैस अभी भी चालू है, लेकिन अब उसका तापमान बढ़ेगा नहीं, अब उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, अब उसका तापमान 100 ही रहेगा। क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। अब वो क्या करेगा, अपनी अवस्था को बदलेगा, ठीक है। अब मतलब वो क्या बनेगा, भाप बनेगा, जब इसका तापमान बढ़ते जाएगा 100, जब 100 हो जाएगा 100, तो अब जब 100 हो गया, अब इसका तापमान, भले अभी भी गैस चालू है, लेकिन इसका तापमान अब 110 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, क्योंकि अब ये पानी रहेगा ही नहीं। अब अगर गर्मी दोगे, अब अगर उष्मा दोगे, तब ये भाप बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, भाप बनेगा, और तब तक भाप बनता जाएगा जब तक पूरा पानी खत्म ना हो जाए। और जो भाप बनेगा, अब मान लो पूरा भाप बन गया, मान लो ये सेट बंद है, अब पूरा भाप बन गया, ये पूरा भाप हो गया, भाप
ठीक है, पूरा भाप बन गया। अब गर्म करोगे, अभी भी गैस चालू है, अभी भी गैस चालू है, अभी भी अगर गैस चालू है तो जो भाप है अब उसका तापमान बढ़ेगा। अब वो 100 से 110 होगा, 120 होगा, 130 होगा। ध्यान दो, इसको हम एक बार फिर से समझाएंगे, थोड़ा कठिन चीज़ है और बढ़िया समझाएंगे, एक बार भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। अभी भी इसका अब भाप बन गया, भाप बनने के बाद अगर गर्म करोगे तो अब भाप का तापमान बढ़ेगा। लेकिन अब मान लो गैस बुझा दिए, अब मान लो ठंडा हो रहा धीरे धीरे, मान लो इसको 150 तो गर्म कर दिए थे, कहाँ ना गर्म कर दिए थे 150, जो भाप है वो 150 तो गर्म हो गया था। अब ठंडा हो रहा है तो 140 होगा, अभी भी भाप रहेगा, तापमान 140, और ठंडा होगा, भाप रहेगा, तापमान 130 हो गया, और ठंडा होगा, भाप ही रहेगा, तापमान 120 हो गया, और ठंडा होगा, भाप ही रहेगा, तापमान 110 हो गया, और ठंडा हो गया, भाप ही रहेगा, तापमान 100 हो गया। लेकिन अब ठंडा नहीं होगा, जैसे ही तापमान 100 होगा अब वो भाप जो होगा वो अब जब ठंडा करोगे तो धीरे धीरे जो भाप है वो जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक। तो कुल मिलाकर हमें समझना है, जिस बिंदु पर मतलब जिस तापमान पर कोई चीज़ उबलती है, मतलब क्वथन करती है, बॉयल करती है, उसी तापमान पर उसका संघनन होता है, ठीक है। तो लिखो इसी बात को। हाँ, तो क्या लिखा है एक बार पढ़ो तो। हाँ, फिर लिखो नई लाइन से, संघनन क्वथनांक बिंदु पर संघनन क्वथनांक बिंदु पर ही होता है, ठीक। अब थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तुम लोग को पता ही होगा पहले से। अगर कोई चीज़ ठोस है, मान लो सॉलिड है और वो लिक्विड बन रहा है, लिक्विड, ठीक है, द्रव बन रहा है, द्रव, ठीक। तो ये प्रक्रिया ठोस से द्रव बन रहा है, तो ये इस प्रक्रिया में बताओ उष्मा देनी पड़ेगी कि उष्मा मिलेगा? देनी पड़ेगी ना, पिघलाने के लिए गर्म करना पड़ता है ना, पिघलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गर्म, मतलब ये हीटिंग होगा, ये क्या होगा? हीटिंग, ये गर्म होने की प्रक्रिया है, ये गर्म हो रहा है यहाँ पर। लेकिन कोई चीज़ अगर द्रव है, और द्रव से ठोस बन रहा है, द्रव से क्या बन रहा है? ठोस, मतलब जम रहा है, तो ये कूलिंग की प्रक्रिया है, यहाँ हीट हमें मिलेगा। लोहा है, मान लो लोहा, अगर लोहे को पिघलाना है तो तुमको गर्म करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन पिघला हुआ लोहा है तो उसको गर्म नहीं करना पड़ता है, जो जब ठंडा होता है तब जमता है ना। तो जमने की प्रक्रिया मतलब ठंडा होने की प्रक्रिया, किस चीज़ की प्रक्रिया है? ठंडा होने की। तो अगर द्रव से ठोस बन रहा है तो ठंडा हो रहा है, ठीक है, मतलब ये हीटिंग है, यहाँ हीटिंग हो रहा है, ये हीटिंग की प्रोसेस है, ये हीटिंग का प्रोसेस है, ये गर्म होने की प्रक्रिया है, और ये कूलिंग का प्रोसेस है, ये कूलिंग का प्रोसेस है। मतलब ऐसे कहते हो यहाँ हमें हीट देना पड़ेगा और यहाँ हमको हीट मिलेगा, ठीक है। मतलब बर्फ़ जब पिघलेगी, बर्फ़ को अगर पिघलाना हो तो कोई हीट तुम्हें गर्मी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बर्फ़ को अगर जमाना है तो उससे हीट क्या करनी पड़ती है? निकालनी पड़ती है। फ्रिज यही काम करता है, फ्रिज उल्टा काम करता है। फ्रिज क्या करता है? पानी में जो हीट होता है उसको बाहर निकालता है, ठीक है, हीट बाहर निकालता है, इसलिए वो जमने लगता है। पानी क्या होने लगता है? जमने लगता है। तो कुल मिला के अगर कोई चीज़ द्रव बन रही है, मतलब पिघल रही है, तो गर्म होने की प्रक्रिया है, और कोई चीज़ अगर जम रही है तो किस चीज़ की प्रक्रिया? ठंडा होने की प्रक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे अगर कोई चीज़ द्रव है, अब वो गैस बन रहा है, क्या बनना है? गैस। तो ये भी क्या है? ठंडा होने की प्रक्रिया कि गर्म होने की प्रक्रिया है? गर्म होने की प्रक्रिया है ना। द्रव को अगर गैस बनाना तो गर्म करना पड़ता है। पानी को गर्म करते हैं तब जाके उबलता है, तब जाके भाप बनता है ना। तो ये भी हीटिंग का प्रोसेस है, ये भी गर्म होने की प्रक्रिया है, ये भी हीटिंग का प्रोसेस है। हीटिंग का प्रोसेस क्या होना है? इस प्रक्रिया में हमको हीट देना पड़ेगा। लेकिन कुछ गैस है, गैस, और वो द्रव बन रहा है, द्रव, तो ये कूलिंग का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कूलिंग। ये ठंडा होने की प्रक्रिया है, ठंडा हो रहा है,
ये कूलिंग का प्रोसेस है। लिखो इतनी चीज़ को ये ऐसे, ये यहाँ ऐसा डबा ऐसे लिख लो बस। जो याद रखना वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ पिघलानी होती है तो हीट देना पड़ता है, कोई चीज़ जमती है तो हीट मिलती है। ठीक है, कोई चीज़ अगर गैस बनाना है, गैस कोई चीज़ अगर गैस में बदलना है तो हीट देना पड़ता है, लेकिन कोई चीज़ अगर गैस से द्रव बनता है तो हीट मिलता है। तो इस बहुत काम आएगा अभी आगे सवालों में कि मतलब क्या हो रहा है, इससे तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुमको हीट देना पड़ेगा कि तुमको हीट मिलेगा, मतलब तुमको ऊष्मा देनी पड़ेगी कि ऊष्मा लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अवस्था में कैसा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं। यहाँ से तुमको अभी लॉजिक ये लगा करके सवाल जब करोगे तो तुम्हारा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर हीट मिलेगा कि यहाँ पर हीट देना पड़ेगा, मतलब हीट का गेन होगा कि हीट का लॉस होगा, वो यहाँ से क्लियर होगा और कॉमन सेंस से भी क्लियर होगा कि भाई कोई चीज़ पिघल रही है, पिघलाने के लिए हीट देना पड़ता है, जमने के लिए हीट नहीं देना पड़ता। जब कोई चीज़ जमती है तो हीट बाहर मिलती है, हमको हीट मिलेगा, मतलब ठंडा होने की प्रक्रिया है। तो कौन सी चीज़ गर्म होना है, मतलब गर्म होने की प्रक्रिया क्या कूलिंग है और क्या हीटिंग है, समझ में आ रहा है सूर्यांश? ठीक, अब एक चीज़ और है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक, तो हेडिंग बनाओ ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसको हम नहीं बताएंगे, इसको तुम लोग लिख के लाओगे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये लिख के लाओगे तुम लोग। ऊर्ध्वपातन किन पदार्थों के साथ होता है, कम से कम 4 उदाहरण लिख के लाना। 2 हम बता दे रहे हैं जो हमको याद है। एक होता है कैम्फर कपूर, दूसरा होता है आयोडीन, तीसरा एक शायद नेफ्थलीन, हाँ नौसादर, नौसादर को नेफ्थलीन कहते हैं। ठीक, तो एक और ढूंढ के लाना। नौसादर अलग चीज़ होता है, नेफ्थलीन अलग चीज़ होता है। ठीक है, अच्छा तब नौसादर को क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl ना, NH4Cl ही शायद नौसादर होता है जहाँ तक मुझे याद है। क्यों सूर्यांश? हाँ, सॉलिड जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस, वो भी सीधे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दर्शाता है। आजकल शादी ब्याह में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टेज शो जमाने के लिए। हाँ, देवमणि सर भी लगाएंगे, चलो देखे याने विशेष में लगेगा। चलो ठीक है, तो अगला लास्ट तो मतलब जो जाने वाली चीज़ है उसके बाद सवाल करेंगे। लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा, नाम से थोड़ा बहुत क्लियर होता है, गुप्त उष्मा। ठीक है, लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। ठीक, अब इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास बर्फ है, 1 किलो लेते हैं, होने को तो 100 किलो भी, 200 किलो भी, 500 किलो भी, 500 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन मान लो तुम्हारे पास 1 किलो बर्फ है, 1 किलो बर्फ है, बर्फ 1 किलो बर्फ है। ठीक है, शुद्ध भाषा में बर्फ कहेंगे, आइस है, मान लो आइस, जिसका तापमान है भाई -20 डिग्री सेल्सियस। इसको अब तुम गर्म कर रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हो इसको तुम गर्म कर रहे हो, मान लो। ठीक है, गैस चूल्हा से लगा दिए हो, गैस स्टोव। ठीक, मान लो इसको तुम गर्म कर रहे हो। ठीक, अब जब इसको गर्म करोगे तो इसका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, -20 से -18, -15, -16, ऐसे -10, ठीक है, -12, ठीक है, और बढ़ जाएगा -8, -4, -2, -1, 0। अब 0 हो गया इसका तापमान। इसका तापमान क्या हो गया? 0।
अब एक अजूबा देखने को मिलता है। अजूबा कैसे? तो ये क्या, जब इसका तापमान 0 हो गया, अभी भी गैस चालू है, अभी भी गैस चालू है, अब बर्फ़ का तापमान क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन अब बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है, ठीक है। जब बर्फ़ का तापमान 0 हो जाता है, एक बार बर्फ़ का तापमान 0 हो गया, गैस चालू रखे हो, लेकिन अब बर्फ़ का तापमान नहीं बदलता है, ठीक। तो जो गैस चालू है वो कहाँ जा रहा है? ठीक है, अब वो जा रहा है, अब वो क्या होगा? अब क्या होने लगता है? जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाता है। क्या होता है? पिघलना। और उस पिघलने के लिए भी हमको गैस चाहिए। मतलब ध्यान दो, अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ है, अभी वो बर्फ़ ही है, उसका तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको तुम कहीं से भी गर्मी नहीं दे रहे हो, मतलब कहीं से उसको गर्म नहीं कर रहे हो, तो बर्फ़ ही बना रहेगा। उसको पिघलने के लिए भी हीट चाहिए होता है, ठीक है। मतलब बर्फ़ को अगर पिघलना भी है तो एक होता है, देखो 2 चीज़ होता है। एक होता है किसी चीज़ का तापमान बढ़ाना है, लकड़ी है, लकड़ी का तापमान अगर बढ़ाना है तभी भी हीट देना पड़ता है, तो वो हीट कहलाएगा, वो हीट काम आ रहा है तापमान को बढ़ाने में। जैसे शुरुआत में जो हीट काम आई है, शुरुआत में वो क्या आई है? इसका तापमान बढ़ा करके 0 करने में। कहाँ करने में? 0। लेकिन अभी भी गैस चालू है। अब हम देखते हैं कि जो बर्फ़ का तापमान है वो 0 से बढ़ता नहीं है, बर्फ़ का तापमान 0 है। अब जब गैस चालू है, अब ये धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। अब ये पिघल जाता है पूरा, मान लो पिघल गया। तो ये पिघलने के लिए जो ऊष्मा काम आई, अवस्था में परिवर्तन में जो ऊष्मा काम आई, पिघलने के लिए जो ऊष्मा काम आई, उसी कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। क्यों गुप्त कह रहे हैं? कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिख रहा है? कि तापमान बढ़ ही नहीं रहा है। तो अचंभे वाली बात है कि तापमान तो बढ़ ही नहीं रहा है, कहाँ कुल जा रहा है ऊष्मा, कुल हीट कहाँ जा रहा है? तो हीट जा रहा है अवस्था परिवर्तन में। कहाँ जा रहा है? अवस्था परिवर्तन में। बर्फ़ को पिघलने के लिए भी हीट चाहिए होता है, अपने आप नहीं पिघलेगा। पहले देखो 2 चीज़, एक प्रक्रिया, एक चीज़ तो है ये गर्म करना हो गया, ये इसका हो गया गर्म करना। ये क्या हो गया? -20 से 0 करना, -20 से तापमान 0 करना, ये कहलाएगा कि तुमने उसको गर्म किया। क्या किया? उसको गर्म किया। अब गर्म करने के बाद अभी भी गैस चालू की हो, तो अब गर्म नहीं हो रहा है, अब उसका तापमान नहीं बढ़ रहा है, अब वो पिघल रहा है। क्या हो रहा है? वो पिघल रहा है, उसका मेल्टिंग हो रहा है। अब ये मेल्ट हो गए, जब ऐसे फिर जब पूरा पिघलेगा, जब तक पूरा पिघलेगा, जब तक पूरा नहीं पिघल जाएगा तब तक उसका तापमान 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? 0। अब पूरा पिघल गया, मान लो पूरा पिघल गया, अब बन गया पानी, वाटर बन गया, वाटर। और अभी भी गैस चालू है, पूरा पिघल गया, गैस चालू है। अब इसका तापमान फिर बढ़ना शुरू होगा। तापमान 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गया। अब इसका तापमान बढ़ते जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जब तापमान 100 हो जाता है, अभी भी गैस चालू है, लेकिन अब इसका तापमान नहीं बढ़ता है। 100 के बाद उसका तापमान नहीं बढ़ता है। अब क्या होगा? अब जो गैस चालू है, गैस चालू मतलब हीट मिल रही है, इसको हीट ऊष्मा दी जा रही है। अब जो होगा ये भाप बनेगा। क्या बनेगा? ये भाप बनेगा। और जब तक पूरा नहीं भाप बन जाएगा, भाप बन रहा है, पूरा मान लो भाप बन गया। जब पूरा भाप बनेगा तो भी कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा वो? 100 डिग्री सेल्सियस। और अभी भी गैस चालू है, तो अब भाप गर्म होगा। भाप क्या होगा? गर्म होगा। अब भाप गर्म होगा, 100 से 120 होगा, 120 से 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा। अब जितना चाहो उतना गर्म कर सकते हो, कि अब भाप के अलावा कुछ बनेगा नहीं। तब अब भाप जो है, भाप तुम 1000 डिग्री सेल्सियस भी सकते हो, ठीक है। जो कॉफ़ी वाली मशीन होती है, कॉफ़ी वाली मशीन, ठीक है, देखियो ना, उसमें भाप ही निकलता है। जो नली होती है, नली, उसमें से भाप ही निकलता है। उस भाप का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 200-300 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान होता है, ठीक है। इसलिए उस भाप को अगर कहीं किसी के हाथ में लग जाए तो एकदम जान लो बहुत भयानक जलेगा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? तो गुप्त ऊष्मा वही है जो ऊष्मा दिखाई नहीं दे रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान नहीं बढ़ेगा, ऊष्मा ले रहा है लेकिन तापमान उसका बढ़ नहीं रहा है। तो ऊष्मा कहाँ जा रही है? अवस्था परिवर्तन में। तो उसी कहते हैं गुप्त ऊष्मा। चलो लिखेंगे कल और एक बार दोहरा देंगे।